सुबह की शुरुआत मल्हार के लिए कुछ अलग थी। कॉफी का कप हाथ में लिए वो बालकनी में खड़ा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वृष्टि की उदासी, उसकी खामोशी और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द। मल्हार को अब समझ आ रहा था कि वृष्टि क्यों हमेशा इतनी उदास रहती है। वो सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि अकेलेपन से भी लड़ रही थी। कॉफी का स्वाद भी आज कुछ फीका लग रहा था। मल्हार का दिल बेचैन था। वो बार बार वृष्टि के चेहरे को याद कर रहा था। वो कैसे हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख छुपा रहता था। फोन की घंटी ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाला। ऑफिस से था। एंजॉय योर हॉलीडे, डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग हियर, उसने कहा और फोन काट दिया। आज उसका मन काम में बिल्कुल नहीं था। वृष्टि की परवाह करना ही उसकी पहली प्राथमिकता थी। ऑफिस की मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, सब कुछ आज बेमानी लग रहा था। रसोई में जाकर उसने अपनी माँ नलिनी दी से कहा, माँ, वृष्टि के लिए कुछ हल्का खाना बना दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नलिनी जी ने प्यार से कहा, खिचड़ी नहीं बेटा, मैंने उसके लिए उपमा बना दिया है। उसे उपमा पसंद है। खिचड़ी जितना ही हल्का और पौष्टिक भी है, वो खुश होकर खाएगी। और हाँ, नींबू भी रखा है, ऊपर से निचोड़ देना, उसे अच्छा लगता है। साथ में ये दूध भी रख लो, बुखार में दूध पीना जरूरी है। मल्हार की माँ का प्यार देखकर उसका दिल भर आया। काश वृष्टि की माँ भी यहां होती। काश उसके पास भी कोई होता जो इस तरह उसकी परवाह करता। मल्हार ने खाना पैक किया और वृष्टि के घर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसका मन बेचैन था। कल रात से वृष्टि की हालत उसे परेशान कर रही थी। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था, जैसे हर मिनट का हिसाब हो। वृष्टि के घर पहुंचकर उसने देखा कि मृदंग बाहर बैठा था। भैया, खाना खाकर जाइए, खाने का वक्त हो गया है, मल्हार ने कहा। 10 मिनट में कुछ नहीं होता, और मृदंग है ना वहां पर, कोई दिक्कत हुई तो वो तुरंत फोन कर देगा, मृदंग ने जवाब दिया। नहीं भैया, आप जाइए, मैं यहां हूं अब, आपको भी आराम चाहिए, मल्हार ने जोर देकर कहा। ठीक है भैया, आप जाइए, बाकी अब मैं देख लूंगा, मल्हार ने कहा। मृदंग के जाने के बाद मल्हार ने पूछा, ये उठी नहीं अभी तक? उठी नहीं, पर नींद में थोड़ा सा कसमसाई और फिर सो गई। लगता है बुखार की वजह से बेचैनी हो रही है, मृदंग ने बताया। मल्हार धीरे से वृष्टि के कमरे में गया। यह पहली बार था जब वो उसके कमरे में आया था। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। पुराने जमाने का फर्नीचर था। एक लकड़ी की अलमारी, एक छोटी मेज और दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, जैसे वृष्टि ने बहुत प्यार से सब कुछ सजाया हो। लेकिन जो चीज मल्हार का ध्यान खींच गई, वो थी दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार था। एक सुंदर औरत, एक सज्जन व्यक्ति और उनके बीच में छोटी सी वृष्टि। तस्वीर देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एक अमीर परिवार था। वृष्टि के कपड़े, उसके माता पिता का अंदाज, बैकग्राउंड में दिखने वाला बड़ा घर, सब कुछ बताता था कि कभी वृष्टि की जिंदगी कितनी अलग थी। तस्वीर में वृष्टि की मुस्कान देखकर मल्हार का दिल दुखा। वो कितनी खुश लग रही थी अपने माता पिता के साथ। मल्हार को अचानक एहसास हुआ कि वृष्टि के परिवार ने उसकी बीमारी में उसकी कोई परवाह नहीं की थी। यहां वो अकेली पड़ी थी, जबकि कभी वो एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थी। ये सोचकर मल्हार का दिल भर आया। कैसे लोग अपनों को इस तरह अकेला छोड़ देते हैं। वृष्टि की ड्रिप आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। वो बिस्तर पर शांत लेटी हुई थी, लेकिन उसकी सांस तेज चल रही थी। मल्हार ने देखा कि वो जाग गई है और छत को देख रही है, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे कहीं खो गई हों। वृष्टि, मल्हार ने धीरे से आवाज लगाई। वृष्टि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे उसमें जीने की कोई इच्छा ही ना हो। उठ गई तुम? मल्हार ने कहा और उसके पास जाकर बैठ गया। वृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मल्हार को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा हो। ऐसे हिम्मत नहीं हारते वृष्टि, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मल्हार ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन वृष्टि ने जो कहा उससे मल्हार का दिल कांप गया। मुझे नहीं जीना अब, थक गई हूं मैं इस जिंदगी से। मुझे मेरी मां के पास जाना है, बाबा के पास जाना है। वृष्टि, मल्हार चौंक गया। ऐसा नहीं बोलते, उसने तुरंत कहा। तुम्हारी बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ी है, हम जल्दी ही तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैंने खुद देखा है, अभी बस शुरुआत ही हुई है। वृष्टि। अस्पताल के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में दवाइयों की गंध और उदासी का मिश्रण था। वृष्टि अपने बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ दुख झेलने वालों की होती है।
मल्हार उसके पास की कुर्सी पर बैठा था, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि वृष्टि के अंदर एक तूफान चल रहा था। मल्हार जी, मैं मर जाना चाहती हूं। ये शब्द मल्हार के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने कई मरीजों को देखा था, लेकिन वृष्टि का दर्द कुछ अलग था। वो तुरंत आगे झुका और कहा, ऐसा नहीं बोलते वृष्टि, क्यों नहीं बोलते? वृष्टि ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं थक गई हूं मल्हार जी, इस बीमारी से, इस अकेलेपन से, सब कुछ से। हर रोज सुबह उठना, ये दवाइयां, ये दर्द, सब कुछ बेकार लग रहा है। मल्हार ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी हथेली ठंडी थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा वृष्टि, देखना, तुम बहुत जल्द इस बीमारी से छुटकारा पालोगी। देखो, मैं डॉक्टर हूं ना, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे सारे टेस्ट रिपोर्ट्स में सुधार दिख रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। वृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाबा की याद आ रही है मल्हार जी। वो दोनों मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? जब मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, तब वो चले गए। अब कौन है मेरा? कौन पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं? मल्हार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ताकि तुम इस दुनिया की खूबसूरती को देख सको, अपना पूरा जीवन जी सको, वो सब कर सको जो तुम्हारे माँ बाबा चाहते थे, और तुम हो कि मरने की बातें कर रही हो। सोचो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा तुम्हारी बातें सुनकर। वो तुम्हें खुश देखना चाहते होंगे, हार मानते हुए नहीं। वृष्टि ने अपनी आंखें बंद की। तो क्या उनको मेरा अकेलापन नहीं दिख रहा होगा? क्या मेरी तन्हाई से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होगा? मैं अकेली रह गई इस दुनिया में, उनको वो नहीं दिखता क्या? रात को जब मैं रोती हूं तो क्या वो नहीं सुनते? इस बार मल्हार के पास कोई जवाब नहीं था। उसका गला भरा आया था। वो बस वृष्टि को देखता रहा, उसके दर्द को महसूस करता रहा। फिर अचानक वो उठा और वृष्टि के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। तुम अकेली नहीं हो वृष्टि, मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा। वृष्टि ने अपनी आंखें खोली और मल्हार को देखा। पहली बार उसकी आवाज में थोड़ी सी नरमी थी। सॉरी, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। मल्हार मुस्कुराया। अरे, तुम्हारी माँ ने कल फोन किया था, कह रही थी कि तुम्हारे लिए उपमा बनाकर भेज रही है। वो हंसा। देखो कितना अच्छा बना है, गरम भी है अभी भी, और स्मेल भी कितनी अच्छी आ रही है। मल्हार जी, वृष्टि ने धीरे से कहा, अब तो मैं खुद बीमार हूं। जो खुद बीमार हो वो दूसरों का इलाज क्या करेगा? मैं नीट का एग्जाम देने वाली थी, पर अब तो लगता है सब कुछ रुक गया है। मल्हार ने उसे रोका। तुम्हें पता है वृष्टि, दुनिया में कितने ही लोग हुए जिनको लाइलाज बीमारियां थीं या जो पैदाइशी तौर पर असक्षम थे, पर उन्होंने अपनी हालत को कमी नहीं, अवसर समझा और बड़े बड़े काम किए। स्टीफन हॉकिंग को देखो, हेलन केलर को देखो, उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। वृष्टि ध्यान से सुन रही थी। तुम बीमार हो तो तुमसे अच्छा कोई किसी का दुख कैसे समझेगा? जिस तकलीफ को तुम खुद महसूस करोगी, वहीं तुम दूसरों की भी गहराई से समझोगी। तुम्हारे अंदर एक खास एम्पथी होगी जो हेल्दी लोगों में नहीं होती। तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी क्योंकि तुम जानती हो कि मरीज को क्या चाहिए। वृष्टि ने एक चम्मच उपमा मुंह में डाला। स्वाद अच्छा लगा। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट करती है वृष्टि। तुम अच्छा सोचोगी तो सब अपने आप अच्छा होने लगेगा, समझी ना? तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा अगर तुम पॉजिटिव रहोगी। वृष्टि ने सिर हिलाया। हाँ मल्हार जी, अब पूरा खाओ, और हाँ, कल से तुम्हारी फिजियोथेरेपी शुरू होगी, मैं खुद देखूंगा। डॉक्टर मल्हार का सामना कृष्णा जी से हुआ था। ऋषि का इलाज पूरा हो चुका था, लेकिन जो बातचीत हुई वो सिर्फ एक मेडिकल कंसल्टेशन नहीं थी। यह था एक परिवार के अंदर छुपे हुए जहर का खुलासा। और सब कुछ ठीक से हो गया है ना? कृष्णा जी ने पूछा था, लेकिन उनकी आवाज में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा व्यंग था। इलाज वगैरह? मैं ऋषि के इलाज के बारे में पूछ रही थी। हो गया है ना? उन्होंने फिर कहा। मल्हार ने जवाब दिया, हाँ आंटी, अभी के लिए इलाज हो गया है, लेकिन कल उसे फिर मेरे साथ नेक्स्ट चेकअप के लिए जाना होगा। लेकिन कल वो किसी भी हालत में नहीं जा सकती। कृष्णा जी का जवाब तुरंत आया। कल नैना और प्रियांशी आ रही हैं अपने पतियों के साथ ऋषि की तबीयत पूछने। वो यहां कुछ दिन रुकेंगी, ऐसे में ऋषि कहीं नहीं जा सकती। मल्हार को समझ नहीं आया, क्या ये घर की बेटियां हैं कि इन्हें पूछने के लिए आपकी इजाजत चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये घर ऋषि का भी है और उसे अभी तुरंत इलाज की जरूरत है। कृष्णा जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। आप उसके लिए इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं। मल्हार का गुस्सा बढ़ने लगा। प्यार और चिंता? सचमुच आंटी, मैं एक डॉक्टर हूं, अपने पेशेंट को ठीक करना मेरा काम है। और रही बात प्यार और चिंता की, उस लड़की को अभी इन दोनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको उसके साथ होना चाहिए था। तो आप तो थे ना वहां,
उसे गले लगाकर प्यार से ट्रीट करके मैंने सब देखा है। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, सब कुछ देखा है मैंने। मल्हार का चेहरा लाल हो गया। अरे, आप वहां थीं? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अगर आप सच में वहां थीं तो आपने उसके दिल की तड़प देखी होती। आप सबके होते हुए भी उसका खालीपन देखा होता। माता पिता के प्यार के लिए तरसती उसकी भावनाएं देखी होती। उस बीमारी का डर देखा होता जिसके लिए उसे मां के गले की जरूरत थी। लेकिन आपने उसके साथ एक पल भी नहीं बिताया, उसके सिर पर हाथ तक नहीं रखा, एक पल का सुकून भी नहीं दिया। अगर आप वहां होती तो मुझे वहां खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने उसे गले लगाया होता तो मुझे उसे तसल्ली देने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्णा जी का चेहरा तमतमा गया। मैं नलिनी जीजी को बताऊंगी कि आपने मुझसे कैसे बात की है। आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। जरूर आंटी, आप उन्हें सब कुछ बता सकती हैं। बल्कि अच्छा होगा, उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि वृषि के अपने माता पिता और भाई उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये था एक डॉक्टर की प्रोफेशनल ड्यूटी और एक इंसान की ह्यूमैनिटी के बीच का संघर्ष। मल्हार ने देखा था कि कैसे वृषि अपने ही घर में अकेली थी, कैसे उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन उसे मिल रहा था सिर्फ निग्लेक्ट। कृष्णा जी का व्यवहार दिखाता था कि कैसे कुछ लोग बाहर से केयरिंग पेरेंट का नाटक करते हैं, लेकिन घर के अंदर उनका असली चेहरा कुछ और होता है। वो चाहती थीं कि नैना और प्रियांशी, जो महीने में 20 दिन यहां दिखती हैं, उन्हें एक अच्छी मां के रूप में देखें। लेकिन सच्चाई ये थी कि वृषि को उनसे कोई प्यार नहीं मिल रहा था। उसकी मेडिकल नीड्स को भी वो सीरियसली नहीं ले रही थीं। एक डॉक्टर के रूप में मल्हार के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था। जब कृष्णा जी ने मल्हार के कंपैशनेट जेस्चर को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया तो उसने सिर्फ अपनी डर्टी मेंटालिटी दिखाई। वो समझ नहीं सकीं कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए जेन्युइन केयर दिखा सकता है। मल्हार का गुस्सा सिर्फ कृष्णा जी पर नहीं था, वो पूरे फैमिली डायनामिक से परेशान था। कैसे एक लड़की को अपने ही घर में इमोशनल अब्यूज झेलना पड़ रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग रेवलेशन तब आया जब मृदंग ने बताया वृषि को मारा गया था। यह सिर्फ इमोशनल नेग्लेक्ट नहीं था, यह था फिजिकल अब्यूज भी। एक ऐसी लड़की जो पहले से ही मेडिकल प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी, उसे घर में वायलेंस भी झेलनी पड़ी थी। मल्हार के लिए यह सुनना डेवस्टेटिंग था। एक डॉक्टर के रूप में वो जानता था कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। लेकिन वृषि को तो उल्टा ट्रॉमा मिल रहा था। इस पूरे कॉन्फ्रंटेशन ने दिखाया कि कैसे फैमिली के नाम पर कभी-कभी सबसे ज्यादा क्रूएलिटी होती है। कैसे कुछ लोग अपनी इमेज बनाने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मल्हार का एंगर जस्टिफाइड था। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था जो अपना काम कर रहा था, वो एक इंसान था जो किसी की सफरिंग देखकर परेशान हो रहा था। और जब उसने वृषि को कंफर्ट दिया था तो वो सिर्फ अपनी ह्यूमैनिटी दिखा रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी स्ट्रेंजर्स हमारे अपनों से ज्यादा केयर करते हैं, और ये भी कि प्रोफेशनल ड्यूटी और ह्यूमन कंपैशन अलग चीजें नहीं हैं, वो एक साथ चल सकती हैं। मृदंग ने मल्हार की तरफ देखा और कहा, भैया, सार्थक और बाकी लोग वृष्टि के बारे में क्या कहते हैं, तुमने सुना है ना? कि वो जुबान लड़ाती है, बदतमीज है, कहना नहीं मानती, घमंडी है और किसी से बात करना पसंद नहीं करती। मल्हार ने सिर हिलाया। हाँ, ये सब बातें तो मैंने भी सुनी हैं। मृदंग की आवाज में गुस्सा था। लेकिन भैया, ये सब इन लोगों की फैलाई हुई बातें थी वृष्टि के बारे में। जब मैं उनके घर जाने लगा और उसे समझने की कोशिश की तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा ही दिखा। वृष्टि तो बहुत ही शांत और सीधी लड़की है, वो किसी से बुरा व्यवहार नहीं करती। मल्हार ने पूछा, तो फिर ये सब झूठी बातें क्यों फैलाई गईं? क्योंकि इन लोगों को एक बहाना चाहिए था उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए। मृदंग रुका, फिर बोला, भैया, मैंने देखा है उसको वृष्टि पर हाथ उठाते हुए। मल्हार का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? मृदंग ने गहरी सांस ली। 1.5 साल पहले जब प्रियांशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी तो पूरे घर में हंगामा मच गया था। जबलपुर के एक होटल से उसे वापस लाया गया था। उस दिन सार्थक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और फिर क्या हुआ? मल्हार ने पूछा। फिर उसने गुस्से में वृष्टि को इतना जोर का थप्पड़ मारा कि उसकी गूंज से मैं तक बुरी तरह डर गया। थप्पड़ मारते ही उसका सिर दीवार से टकरा गया था। मुझे तो उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। मृदंग की आवाज कांप रही थी। उसके होंठ और कान से खून निकल रहा था। भैया, मल्हार का मुंह खुला रह गया। क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। और सबसे बुरी बात यह थी कि एक इंसान भी सार्थक को रोकने नहीं आया, न ही किसी ने वृष्टि को संभाला। सब चुपचाप खड़े रहे। सिर्फ मैं था जो उसकी तरफ दौड़ा था। मल्हार का गुस्सा फूट पड़ा। क्या घटिया लोग हैं ये भैया।
एक अनाथ लड़की के साथ ऐसा सुलूक किया, उसे कितनी खतरनाक बीमारी की तरफ धकेल दिया इन लोगों ने। ये तो एक तरह से मर्डर है। हाँ भैया, और अब जो उसकी हालत है वो उसी दिन के सदमे का नतीजा है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसके दिमाग में कोई पुराना इंजरी है। मल्हार ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं सो नहीं पा रहा था रात भर, नींद नहीं लग रही थी मुझे। वृष्टि की चिंता हो रही है, कैसी होगी वो अब। तभी नलिनी जी कमरे में आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मल्हार, तुझे कुछ बताना है। मल्हार ने उनकी तरफ देखा। क्या बात है नलिनी जी? अंजलि मरने से पहले मेरे लिए खत लिख गई थी, नलिनी जी ने धीरे से कहा। खत? मृदंग ने पूछा। हां, कुछ उसके मन के दर्द और कुछ उसकी इच्छाएं, जिनमें तेरी शादी वृष्टि से हो ये भी शामिल था। नलिनी जी ने मल्हार की तरफ देखा। मल्हार हैरान रह गया। मेरी शादी वृष्टि से? लेकिन क्यों? वो तुझे बहुत प्यार करती थी, तू उसका लाडला था। उसने लिखा था कि अगर कभी वृष्टि को कोई परेशानी हो तो तू ही उसका साथ दे सकता है। नलिनी जी ने आगे कहा। उसने अपनी वसीयत के बारे में भी मुझे बता दिया था। जाने से पहले उसने वृष्टि के लिए बहुत कुछ किया था। वो जानती थी कि उसके बाद इस घर में वृष्टि का क्या हाल होगा। तो फिर इन लोगों ने उसकी शादी कहीं और क्यों नहीं कर दी? लेकिन अंजलि की वसीयत ने उन्हें रोक रखा है। वो चाहकर भी वृष्टि को अपनी मर्जी से कहीं नहीं ब्याह सकते। नलिनी जी की आवाज में दुख था। अंजलि ने सब कुछ सोच समझ कर किया था। वो जानती थी कि तकदीर के आगे वो बेबस है, लेकिन अपनी बेटी के लिए जो कर सकती थी वो सब किया। मल्हार चुप खड़ा था, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अंजलि आंटी का प्यार, वृष्टि की तकलीफें और अब ये सच्चाई कि उसकी मां ने उसके लिए कितना सोचा था। तो इसीलिए ये लोग वृष्टि के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं? मल्हार ने पूछा। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उसे अपनी मर्जी से कहीं नहीं भेज सकते। अंजलि की वसीयत उन्हें बांधे रखती है, नलिनी जी ने कहा। मृदंग ने कहा, लेकिन भैया अब तो वृष्टि की हालत बहुत खराब है, पता नहीं वो ठीक भी होगी या नहीं। मल्हार का दिल भर आया। एक मां का प्यार, एक बेटी की तकलीफ और एक परिवार की क्रूरता, सब कुछ इतना जटिल था, लेकिन एक बात साफ थी, वृष्टि को न्याय मिलना चाहिए। वृष्टि की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने ही घर में एक अजनबी बन गई थी। बीमारी के दौरान जब इंसान को सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत होती है तो वृष्टि को मिल रहा था सिर्फ ताने और आरोप। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां खून के रिश्ते भी पैसे और जायदाद के सामने फीके पड़ गए थे। मल्हार बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके कदम तेज हो रहे थे और चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थीं। वृष्टि की तबीयत के बारे में वो नलिनी से कुछ नहीं कह सका था। कैसे बताता कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो कितनी बीमार है? उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हर मिनट उसे लग रहा था कि वो वृष्टि के पास पहुंचे और देखें कि वो कैसी है। दूसरी तरफ वृष्टि के घर में तूफान मचा हुआ था। उसकी बहनें नैना और प्रियांशी आई हुई थीं। प्रियांशी 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। गर्भावस्था के बावजूद उसकी आवाज में कड़वाहट और गुस्सा था। दोनों बहनों के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थीं, जैसे वो वृष्टि को देखना भी नहीं चाहती थीं। वृष्टि के हाथ में कैन्यूला लगा हुआ था जो बुरी तरह सूज गया था। नीली लाल सूजन उसके हाथ पर फैल गई थी और छूने पर तेज दर्द होता था। दर्द से उसका हाल बेहाल था, लेकिन फिर भी उसे घर का काम करने को कहा जा रहा था। हर हरकत में उसे तकलीफ हो रही थी। बर्तन उठाना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, सब कुछ एक यातना बन गया। नैना ने तेज आवाज में कहा, ए रुक, ये क्या नाटक लगा रखा है तूने और मल्हार ने? बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही है। कौन सी बीमारी पाल लाई कल उसके साथ घूमकर? ज्यादा हरामखोरी चढ़ गई है क्या? उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि आसपास का माहौल भी भारी हो गया। प्रियांशी भी पीछे नहीं रही। कितनी बीमारी है तुझे? दिखती तो बिल्कुल ठीक है। और ये मल्हार का क्या चक्कर है? कुछ वक्त पहले तो तूने ही मना कर दिया था उससे शादी करने को। अब कौन सी यारियां चल रही हैं तुम्हारी? उसके शब्दों में व्यंग और संदेह का मिश्रण था। कृष्णा, जो वृष्टि की मां थी, भी इस सब में शामिल हो गई। उसने रोते हुए कहा, तेरी मां की इच्छा थी, वरना हम तो तेरी शादी उससे करवाना भी नहीं चाहते थे। शक्ल देखी है अपनी? किसी अच्छे घर में शादी करने की औकात भी है तेरी? उसके आंसू नकली लग रहे थे, जैसे वो सिर्फ दिखावे के लिए रो रही हो। वृष्टि चुपचाप सब सुन रही थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था और हाथ में कैन्यूला की वजह से जलन भी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे इन तानों से हो रहा था। हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वाकई उसकी कोई गलती है?
कृष्णा ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा, इसकी चालाक माँ ने वसीयत में लिखवा रखा है कि इसके 25 साल पूरे होने तक इसकी शादी का कार्ड, सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब पूरे होने चाहिए। यहां तक कि लड़के की उम्र और पढ़ाई लिखाई तक लिखवा गई है। मैडम के लिए डॉक्टर या कलेक्टर ही ढूंढना, तभी जायदाद इसके नाम होगी। उसकी आवाज में खुशी और लालच दोनों थे। ये सुनकर वृष्टि को समझ आ गया कि सब कुछ पैसे और जायदाद के लिए था। उसकी मां ने वसीयत में साफ लिखा था कि वृष्टि की शादी किसी डॉक्टर या कलेक्टर से ही होनी चाहिए, तभी उसे जायदाद मिलेगी। इसीलिए ये सब उसकी शादी को लेकर इतने परेशान थे। कृष्णा ने आगे कहा, मेरा बेटा अगर ये मनहूस मल्हार से ही शादी कर लेती तो दूसरे ही दिन पूरी जायदाद उसके नाम करवा देती मैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसकी मंशा को साफ कर रही थी। वृष्टि को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया घूम रही है। दर्द, तनाव और इन सब बातों का असर उस पर हो रहा था। उसकी सांस तेज हो गई थी और उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। कमरा उसे धुंधला दिखने लगा था। नैना ने धमकी भरे अंदाज में कहा, सुन ले, अगर मल्हार के साथ आज गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे साफ साफ मना कर देना, समझ गई? उसकी आंखों में गुस्सा और धमकी साफ दिख रही थी। ठीक उसी वक्त मल्हार का आना हुआ। उसने घर में घुसते ही माहौल को भांप लिया। हवा में तनाव था और सबके चेहरे पर गुस्सा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं, लेकिन मल्हार की नजर सिर्फ वृष्टि पर थी। उसने देखा कि वृष्टि कितनी परेशान और बीमार लग रही है। कृष्णा ने कहने की कोशिश की, उसे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। उसे सुबह से बच्चों के साथ खेल रही है, अच्छी भली है वो। तुम क्यों उसे बीमार करने पे तुले हो? लेकिन मल्हार ने किसी की बात नहीं सुनी। वो सीधे वृष्टि के पास गया और पूछा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? कुछ हुआ है तुम्हें? सिर क्यों पकड़ा हुआ है? उसकी आवाज में चिंता और प्यार साफ था। वृष्टि ने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ दिखाया। मल्हार ने देखा कि कैन्युला के आसपास का हिस्सा बुरी तरह सूज गया था। वृष्टि का हाथ सुबह से सूजा हुआ था, दर्द से तड़प रही थी वो, लेकिन घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब मल्हार पहुंचा तो देखा कि वृष्टि एक कोने में बैठी है, अपना हाथ दबाए हुए। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन घर के लोग अपने काम में व्यस्त थे। वो एक ऐसी तस्वीर थी जो मल्हार के दिल में चुभ गई, एक लड़की जो चुपचाप अपने दर्द को सहन कर रही थी और उसके आसपास के लोग जिन्हें उसकी परवाह तक नहीं थी। मल्हार के गुस्से से उसके जबड़े भिंचे हुए थे। वृष्टि की हालत देखकर उसका हाथ सूजकर फूल गया था और इस बात को न सिर्फ वृष्टि बल्कि पूरे घर ने नजरअंदाज कर रखा था। ये कैसी लापरवाही थी, एक इंसान इतने दर्द में हो और कोई पूछने वाला ना हो। मल्हार ने देखा कि वृष्टि की उंगलियां भी सूजी हुई थीं और उसकी कलाई तक में सूजन फैल गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कुछ गंभीर हो सकता था। लेकिन इस घर में जैसे सबको अंधापन हो गया था। 10 मिनट के अंदर तैयार होकर आओ, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर रहा हूं, मल्हार ने सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो किसी भी बहस को खत्म कर देती है। वृष्टि डरते डरते मना करने का सोच ही रही थी कि मल्हार की आंखों में उसे खा जाने वाली नजर और जबड़े का खिंचाव साफ दिख गया। मल्हार का चेहरा कह रहा था कि वो किसी भी तर्क वितर्क के मूड में नहीं है। 10 मिनट, समझ नहीं आई बात तुम्हें? मल्हार ने दोबारा कहा, इस बार और भी सख्ती से। उसकी आवाज में अब धैर्य की कमी साफ दिख रही थी। तभी नैना आई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे कोई उसके घर में घुसकर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहा हो। उसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब फालतू की बातें हैं। वो कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, समझे तुम? नैना की आवाज में वो अकड़ थी जो अक्सर तब आती है जब लोगों को लगता है कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। मल्हार ने नैना की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। एक ऐसा परिवार था जो अपने ही सदस्य की तकलीफ को फालतू बता रहा था। मल्हार को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कैसे इतने बेदर्द हो सकते हैं। क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि वृष्टि कितने दर्द में है? प्रियांशी और कृष्णा भी आ गईं। तीनों औरतें मल्हार के सामने खड़ी हो गईं, जैसे कोई दीवार बना रही हों। उनके चेहरों पर वही भाव था, जैसे मल्हार कोई बाहरी व्यक्ति है जिसका यहां कोई हक नहीं है। मल्हार ने पूछा, अंकल, वृष्टि की आज पेट स्कैन होनी है? मल्हार की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही सम्मान भी। मल्हार जानता था कि बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए। आशीष जी ने वृष्टि के हाथ को देखा, फिर मल्हार की तरफ देखा। उन्होंने कुछ देर सोचा, जैसे वो पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हों। अच्छा बेटा, ले जाओ, ठीक से जांच करवाना, और सुनो, जितना भी खर्च हो मुझे बिल बना देना, ठीक है? आशीष जी की आवाज में व्यावहारिकता थी। वो समझ गए थे कि ये मामला गंभीर हो सकता है। मल्हार को तसल्ली हुई कि कम से कम किसी ने तो समझा उसकी बात को और वृष्टि की बीमारी को। नैना और बाकी औरतों के चेहरे पर नाराजगी थी, लेकिन अब वे कुछ नहीं कह सकती थीं।
आशीष जी का फैसला अंतिम था। मल्हार ने देखा कि कैसे ही ये औरतें अपना मुंह बनाकर वहां से चली गईं। वृष्टि चुपचाप तैयार हो गई। मल्हार ने देखा कि वो कितनी कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान भी थी। सुबह से उसे एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई थी। ये कैसा घर था जहां एक बीमार इंसान को खाना पीना तक नहीं मिल रहा। मल्हार को गुस्सा आ रहा था इस पूरे माहौल पर। जब वे घर से निकले तो मल्हार ने पूछा, कैसे रह रही हो इन लोगों के साथ तुम? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन साथ ही हैरानी भी कि कोई इंसान इतना कुछ कैसे सह सकता है। वृष्टि के चेहरे पर शर्मिंदगी और तनाव छा गया। वो अपने परिवार के बारे में क्या कहती? इसीलिए मैं चाहती थी कि आप ना आए मुझे लेने। उनकी हदें आप अभी जानते नहीं हैं। वृष्टि ने अपने नाखून कुरेदते हुए मायूसी से कहा और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे अफसोस हो रहा था मल्हार के लिए। उसे लग रहा था कि मल्हार को इस सब में नहीं फंसना चाहिए था। मल्हार ने गाड़ी एक कैफे के सामने रोकी। पहले कुछ खाना पीना है, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। उसने देखा था कि वृष्टि कितनी कमजोर लग रही थी। पहले उसे कुछ एनर्जी देनी जरूरी थी। कैफे में बैठकर मल्हार ने 4 सैंडविच और हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया। कैफे का माहौल शांत था, घर के तनावपूर्ण माहौल से बिल्कुल अलग। इधर घूमकर बैठो और ये नाश्ता खत्म करो पहले। मल्हार की आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि देखभाल का भाव था। मैंने घर पर नाश्ता कर लिया था, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, मल्हार ने कहा जब वृष्टि ने मना करने की कोशिश की। लेकिन मल्हार जानता था कि ये झूठ है। वो देख चुका था कि घर में वृष्टि की कोई परवाह नहीं कर रहा था। वृष्टि ने कुछ ही देर में 4 सैंडविच खत्म कर दिए। मल्हार समझ गया कि वो कितनी भूखी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कई घंटों से भूखी हो। हॉट चॉकलेट मिल्क है, यहां तुम्हारे हिसाब से यही मिला, पी लो, अच्छा लगेगा, मल्हार ने प्यार से कहा। जब वृष्टि खा पी रही थी तो मल्हार उसे देख रहा था। उसके मन में गुस्सा और दुख दोनों था। ये लड़की इतनी सहनशील क्यों थी? क्यों नहीं बोलती अपने हक की बात? मल्हार को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई इंसान इतना सब कुछ चुपचाप सहन कर सकता है। हॉस्पिटल जाते समय मल्हार ने बात शुरू की। शांत रहना और खामोश रहना दोनों में फर्क होता है, उसने ट्रैफिक की तरफ देखते हुए कहा। वो चाहता था कि वृष्टि इस बात को समझे। वृष्टि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था कि मल्हार क्या कहना चाह रहा है। तुम्हारा नेचर शांत है, ये अच्छी बात है, इंसान को शांत रहना चाहिए, पर कोई तुम्हारे साथ इतना ज्यादा गलत कर रहा है और तुम खामोश हो, क्या ये सही है? कम से कम खुद की रिस्पेक्ट तो समझो। मल्हार की आवाज में अब चिड़चिड़ाहट आने लगी थी। वृष्टि चुप रही। मल्हार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो दीवार से बात कर रहा है। मल्हार ने इस बार थोड़ा तल्खी से ही बात की। इतना चुप रहना भी सही नहीं है वृष्टि। तुमने उन लोगों को खुद पर जुल्म करने के खुले राइट्स दे रखे हैं। उसकी आवाज में निराशा साफ सुनाई दे रही थी। वृष्टि अभी भी खामोश थी। ये खामोशी मल्हार को और भी परेशान कर रही थी। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी परिस्थिति मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो। तुम्हारे पास आवाज है, इस्तेमाल करो उसका। मल्हार की आवाज में अब थोड़ी मिन्नत भी थी। मल्हार ने ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रोकी और वृष्टि की तरफ मुड़ा। कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो, कितना दुखी होते होंगे वो तुम्हारी हालत देखकर। ये बात मल्हार ने जानबूझकर कही थी। वो जानता था कि वृष्टि अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर वृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। मल्हार की बातें वृष्टि अभी भी खामोशी से सुन रही थी। उसकी आंख से आंसू निकल गालों पर लुढ़क आए और मल्हार ने उसे गुस्से और चिढ़ के साथ देखा। यही तो समस्या है तुम्हारी, हर बात पर रोना शुरू कर देती हो। लड़ना सीखो, अपने लिए खड़े होना सीखो। मल्हार की आवाज में निराशा थी। उसे लग रहा था कि वो कितनी भी कोशिश करे, वृष्टि नहीं बदलेगी। वृष्टि के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया हो।